हाँ जी। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये दूसरी वीडियो है और ओवरऑल रिवीजन लेक्चर्स में पांचवा रिवीजन लेक्चर है। आज हम कवर करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स। पिछले में हमने कवर किया था बोरोइंग्स और लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स वाले, क्योंकि सिमिलर थे तो एक साथ कवर कर लिए थे। ये भी दोनों सिमिलर हैं तो एक साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था कि लॉजिकल सीक्वेंस बनाया है। उसमें लॉजिकल सीक्वेंस कुछ बनी थी, इसमें भी हमने एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाई है। क्या बनाई है सर? देखो, आप लोग ऑडिट करने गए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल का या ट्रेड पेएबल का, जो भी बात है, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है। ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे अचीव हुआ होगा? साल के शुरू में कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, साल भर में बहुत सारे क्रेडिट सेल करे होंगे, उससे वो बैलेंस बढ़ा होगा। बहुत सारा माल हो सकता है वापस आ गया हो, रिटर्न्स माइनस हो गया होगा। फिर क्रेडिट सेल्स की बहुत सारी पेमेंट आ गई होगी, तो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कुछ हो सकता है हमने डाउटफुल डेट में डाल दिया हो और एंड में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, है ना। एक बार ही दोबारा सोचो कि रिसीवेबल्स का बैलेंस है, मान लीजिए अभी 1 लाख का बैलेंस है। इस 1 लाख का बैलेंस पे कैसे आए होंगे? ओपनिंग बैलेंस कुछ रहा होगा, जो जितनी भी साल में क्रेडिट सेल्स हुई होंगी वो ऐड होती रही होंगी उसके अंदर। जैसी क्रेडिट सेल हुई, आपने डेटर को डेबिट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया टू सेल्स, तो वो उसमें ऐड होती रही होंगी। कुछ माल जब रिटर्न आया होगा तो वो रिटर्न से माइनस होता, रिटर्न्स माइनस होती रही होंगी, ठीक है। कुछ कुछ अमाउंट रिसीव भी होता रहा होगा तो वो भी माइनस होता रहा होगा, और लास्ट में जब हम एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं वो भी माइनस हो गया होगा, तो उसके बाद आया होगा आपका एक क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो पहली लॉजिकल सीक्वेंस बन गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको उसमें क्या बताई थी कि एक चीज़ तो कॉमन है, जहाँ भी कोई थर्ड पार्टी हो ना, एक चीज़ कॉमन है कि आप कन्फर्मेशन ले लो, है ना। तो अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस आपका ट्रेड रिसीवेबल्स का 1 लाख है, तो आप उन थर्ड पार्टी से कन्फर्मेशन ले लो, उनको ये बोल दो कि भाई ऐसा करो, आप लिख के दो हमें कि कितना बैलेंस है। हमारे हिसाब से हमने इतना लेना है। हम जिस एंटिटी की ऑडिट करने आए हैं वो बैलेंस शीट में बोल रहे हैं कि हमें आपसे इतना पैसा लेना है। अब आप बताएं कि आपको कितना देना है, आपके हिसाब से आपका कितना देना बनता है, तो बैलेंस कन्फर्मेशन ले लो जी। डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले ली। डायरेक्ट कन्फर्मेशन की डिटेल ना इस बॉक्स में है, मैं लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, इस बैलेंस को किस दूसरी चीज़ से मैच करो? लेजर से। दूसरी चीज़ क्या है? पीरियड एंड रिसीवेबल अकाउंट मैच विद लेजर। लेजर से मैच कर लो उसको, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस दो जगह से मैच हो गया, लेजर से और जो कन्फर्मेशन आपने मंगवाई कन्फर्मेशन से, ठीक है। अच्छा, अब आओ इस पे। ओपनिंग बैलेंस तो देखो पिछली बार ऑडिट हुई होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उससे चेक कर लो। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा नहीं है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। देख लो कि इस बार जो लेजर बना है उसका जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जो और वो मैच करता है पिछली बार के क्लोजिंग से। पिछली बार जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनसे मैच कर रहा है, वो क्लोजिंग में मैच कर रहा है, तो ठीक। अच्छा, उसके बाद हुई क्रेडिट सेल्स, है ना। क्रेडिट सेल्स ऐड होंगी, तो क्रेडिट सेल जब आप करोगे किसी को, तो आपको इनवॉइस इशू करोगे, है ना। तो उस इनवॉइस से आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये सेल कब हुई थी, है ना, किस डेट को हुई थी, किस पार्टी को हुई थी, और किस अमाउंट पे हुई थी, कोई डिस्काउंट दिया था या नहीं दिया था, और डिस्काउंट दिया था अगर तो वो डिस्काउंट के अप्रूव करवाया था या नहीं करवाया था। जो भी कंपनी की पॉलिसी है, क्या डिस्काउंट उसी के हिसाब से दिया गया था, है ना। तो आपको ये 4-5 चीज़ें पता चलेंगी। इससे आप क्या चेक कर सकते हो कि भाई क्या सही डेट को बुक्स में एंट्री करी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साल ख़त्म होने के बाद, मान लीजिए 1 अप्रैल 21 को कोई सेल हुई थी और इन्होंने 31 मार्च में बुक कर ली। उससे क्या हुआ? एक तो मेरी क्रेडिट सेल तो बड़ी, ठीक है, साथ में मेरा रिसीवेबल्स का जो बैलेंस होगा वो भी बढ़ गया, जो कि एक्चुअल में अगले साल की बात है। 31 मार्च को मान लीजिए मेरा बैलेंस होना चाहिए था 1 लाख का, और 10,000 की ऐसी सेल थी, 10,000 की ऐसी सेल थी जो एक्चुअल में तो 1 अप्रैल अगले साल में हुई थी, लेकिन हमने गलती से इसी में बुक कर दी। तो एक्चुअल में हमारा बैलेंस क्या आ रहा होगा? 1,10,000 आना चाहिए था, 1 लाख आ रहा है, 1,10,000। तो हमारा जो रिसीवेबल्स का बैलेंस है वो ओवरस्टेट हो गया। तो आपको उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि भाई कहीं कोई आगे वाले दिन के, साल ख़त्म होने के बाद 5 दिन के जो सेल्स हैं, जो इन्वॉइसेस हैं, वो कहीं इस बार तो नहीं आ गए, और इस बार वाले जो 5 है कहीं वो आगे तो नहीं बुक कर दिए। ये भी तो हो सकता है, कम सेल दिखानी थी या कम रिसीवेबल्स दिखानी थी तो हमने आगे वाले में शिफ्ट कर दिए, है ना। तो आपको ये कंफर्म करना है कि 31 तारीख को जो बैलेंस बुक्स में आ रहा है एक्चुअल में 31 को उतना ही आना चाहिए था, है ना। तो उससे आप ये एनालिसिस करके इन्वॉइसेस की डेट से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। साथ में आपको क्या चीज़ और चेक करनी पड़ेगी? देखो, ऐसा हो सकता है कि इन्वॉइस की डेट तो 30 मार्च थी, बट माल गया 4 तारीख को, 4 अप्रैल को,
इन्होंने क्या करा, जो भी जिसको भी माल बेचना था ना उससे डील कर ली कि भाई देख इन्वॉइस हम 30 का बना देते हैं, उसके हिसाब से हम एंट्री कर देंगे, माल हमको तेरे को 4-5 दिन बाद भेज देंगे। उससे क्या होगा, सेल रिकॉर्ड होगी बट एक्चुअल में माल तो गया अगले अगले पीरियड में। तो अब आपको उस डिस्पैच लॉग बोलते हैं उसको, कि भाई कब डिस्पैच हुआ, उसकी पूरी लिस्ट होती है कि माल वेयर हाउस से कब निकला, आप उससे इन्वॉइस को मैच करो। देखो कुछ जगह पर नॉर्मली पीरियड होता है 3-4 दिन लगने का, ठीक है, वो नॉर्मल बात है, बट आप ये देखो कहीं अनरीजनेबल तो नहीं है ये डिफरेंस, और अगर अनरीजनेबल है तो फिर आप ये डिसाइड करो कि इस सेल को कहाँ बुक होना चाहिए था, और इस सेल को जिस पीरियड में भी बुक होना चाहिए था फिर रिसीवेबल्स भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट होंगे, है ना। तो देखिए आप इन्वॉइसेस चेक करिए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं कि सही पार्टी को हुआ, अमाउंट हुआ, डेट सही थी, बुक्स में सही पार्टी को एंट्री हुई या नहीं हुई, ये सैम्पलिंग हो रही है ना। अच्छा, दूसरा क्या चेक करें, अगर कोई डिस्काउंट दिया तो वो अप्रूव्ड है या नहीं। फिर जो आपने इन्वॉइस था उसको डिस्पैच लॉग से मैच कर लें डेट्स को, और ये देख लें कि सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई, ओवर स्टेट या अंडर स्टेट तो नहीं हो रहा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई कट ऑफ की जो डेट है 31 मार्च, आपको बहुत स्पेसिफिक होना है कि 31 मार्च तक की जो सेल्स हैं वही इस पीरियड में रिकॉर्ड हों, उससे बाहर वाली ना रिकॉर्ड हों, और इस बार जो होनी चाहिए थी वो भी कहीं बाहर ना चली जाए, ठीक है। तो कट ऑफ एनालिसिस के भी मैंने 3 पॉइंट लिख दिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गुड्स इन्वॉइस हुए डिस्पैच नहीं हुए, ये आपको लास्ट 5 दिन के लिए चेक करना है, या फिर गुड्स डिस्पैच हुए इन्वॉइस नहीं हुए, या फिर गुड्स डिस्पैच हुए साल ख़त्म होने के बाद, इन्वॉइस भी बाद में ही हुआ लेकिन हमने करंट सेल में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें, ये पॉइंट्स आप देखोगे ना कट ऑफ एनालिसिस के तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया, 4-5 पॉइंट ये इसके आपने कवर कर लिए। क्रेडिट सेल को सही से रिकॉर्ड करा ही नहीं करा, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो डेट से आपने देख लिया कि सही टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, डिस्काउंट से आपने चेक कर लिया कि भाई डिस्काउंट करेक्ट है या नहीं, इन्वॉइस से आपने ये भी चेक कर लिया कि सही पार्टी को बुक हुआ है नहीं हुआ, और सही अमाउंट बुक हुआ है कि नहीं हुआ, डिस्काउंट जो दिया वो अप्रूव था या नहीं था, और 5वां क्या, कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। एक पॉइंट उनमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन है, रिलेटेड पार्टी। भाई आपने किसी रिलेटेड पार्टी से लोन दिया, उसको लोन लिया या फिर लोन दिया, या फिर आपने सेल करी या फिर आपने परचेज करी क्रेडिट पे, तो आप चेक करो कि कहीं रिलेटेड पार्टी कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको कम रेट पे दे दिया हो, आर्म्स लेंथ प्राइस पे ना दिया हो, या उसके साथ कुछ और सेटिंग हो, समझ रहे हो। तो आप रिलेटेड पार्टी वाले जो रिसीवेबल्स हैं उनका तो थोड़ा सा खास ध्यान रखो, वहाँ पर भी उन दोनों में भी ये पॉइंट था, ट्रेड रिसीवेबल में भी है, ट्रेड पेएबल में भी है। अच्छा सर, ये तो थी आपने जो सेल करी उसको कैसे चेक करोगे। देखो क्रेडिट सेल को चेक करोगे, अगर क्रेडिट सेल्स सही बुक हुई है तो ही तो हमारा ये रिसीवेबल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है ठीक आएगा ना। अगर हमने सेल्स गलत बुक कर ली, कम ज़्यादा बुक कर ली, इधर उधर बुक कर ली, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे लिए क्रेडिट सेल्स को चेक करना ज़रूरी था। अच्छा, फिर आई रिटर्न्स को सेल में से माइनस करके वो तो कैलकुलेशन तो करना ही है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि यार एक चीज़ देखना, एक चीज़ नोटिस करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि 31 मार्च के बाद विद इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, विद इन फर्स्ट वीक ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रही हैं। उसका क्या मतलब हो सकता है, रिटर्न्स कैसे पता चलेंगी, पहली चीज़ तो कैसे आ रही हैं, वेयर हाउस में माल वापस आया होगा तो एंट्री हुई होगी, रिसीविंग लॉग बोलते हैं, जैसे पहले भेजने वाले को डिस्पैच लॉग बोलते हैं, मिलने वाले को रिसीविंग लॉग बोलते हैं, या एंट्री इनवर्ड रजिस्टर भी बोलते हैं, उसको एंट्री आउटवर्ड रजिस्टर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो एंट्री देखो कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं आ रही हैं सर, उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि कहीं इन्होंने ऐसा करा हो कि 31 मार्च से पहले सेल कर दी, इन्वॉइसेस दिखा दिए, उनको पता था भाई ऑडिटर आएगा इन्वॉइस चेक करेगा और ये देखेगा डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, इन्वॉइस भी बुक कर दिए डिस्पैच भी करवा दिया, ऑडिटर ने चेक करी क्रेडिट सेल, देखा हाँ इन्वॉइस भी है, डिस्पैच भी हो गया, ठीक है, सही पीरियड में रिकॉर्ड करी हुई है। लेकिन इन्होंने क्या सेटिंग करी उस बंदे के साथ, उन्होंने बोला भाई माल ना वापस भेज दियो, 31 तारीख के बाद वापस भेज दियो, हमको अपने रिसीवेबल्स को, हमको हमारी सेल्स को बढ़ा के दिखाना है अभी इस पीरियड में, तो हम इसलिए तुझे दे रहे हैं, और अगले जैसे पीरियड ख़त्म हो जाए उसके हफ्ते 10 दिन में हमको वापस कर दियो। तो अब आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर लार्ज रिटर्न्स आए हैं तो ये देखो कि कहीं ये ऐसा तो ऐसी वाली सिचुएशन तो नहीं बनाई थी इन्होंने, और फिर उसके हिसाब से फिर आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करके ट्रीटमेंट करो उसकी, ठीक है। रिटर्न्स हो गया। फिर जो अमाउंट रिसीव हुआ, पहली चीज़ तो क्या, जो अमाउंट रिसीव हुआ वो सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बेसिक सी चीज़ है, अकाउंटिंग तो चेक करनी है।
जिस पार्टी से रिसीव हुआ उसी पार्टी में ठीक से बुक हुआ नहीं हुआ, ये तो चेक करना ही है। साथ में आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि भाई क्या ये जो पेमेंट आई है वो हमने इन्वॉइस वाइज रिकॉर्ड करी है या नहीं। देखो जब अकाउंटिंग एंट्री करते हैं ना पेमेंट की, तो वो लोग इन्वॉइस वाइज एंट्री करते हैं। उससे क्या होता है ना, उनको ट्रैक रखना आसान होता है। कल को कस्टमर को आपने बोलना है कि सर आपकी पेमेंट नहीं आई, कस्टमर बोलेगा कौन से बिल की नहीं आई, कर तो दी हमने सारी पेमेंट। तो अब आप उसको बिल भेज सकते हो कि भाई देखो ये बिल की पेमेंट आ गई है, ये बिल की पेमेंट नहीं आई है। तो उसके लिए भी वेरीफाई करना ज़्यादा आसान है ना। और पेमेंट जब चेक आएगा आप इन्वॉइस के साथ मैच कर लोगे तो हाँ जी ठीक है ये पेमेंट आ गई, अगले ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आप इन्वॉइस के साथ अगर मैच कर लोगे ना तो आपको कन्वीनियंस भी रहेगी, क्लैरिटी भी रहेगी, और बाद में अगर कस्टमर से कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो अमाउंट जो रिसीव हुआ उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, इन्वॉइस वाइज। फिर चौथी चीज़ मैंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कुछ कैलकुलेशन करी होगी कंपनी ने, आप चेक करो कि कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है ना। पहली चीज़ तो कैलकुलेशन ही चेक करनी है, मैं तो कितना मर्जी प्रोविजन बना दे मान ले, नहीं, चेक करो। चेक कैसे करोगे, चेक करने के लिए बनती है एक एजिंग रिपोर्ट। इसमें अगर आप देखें एजिंग रिपोर्ट का मुझे पता नहीं आप लोगों को मतलब पता है नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए अगर आप एक बार पढ़ चुके हो। तो एजिंग रिपोर्ट क्या होती है कि 31 मार्च को फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हमें आप एजिंग रिपोर्ट दो डेटर्स की, तो उसमें क्या आ जाएगा कि किस डेटर से कितना बैलेंस ड्यू है और कितना पुराना है। मतलब कैसे कैसे पता चला, देखो इन्होंने, मैं यहाँ बना देता हूँ एक, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, जिनको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर दें, जिनको नहीं पता वो कर लें, ठीक है। दूसरा बना दिया 60 to 90, तीसरा बना दिया 90 to 120, ऐसे करके ना एक एजिंग रिपोर्ट बनती है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे पार्टी है ए लिमिटेड जिसको हमने सेल करी थी, इससे टोटल ड्यू है मान लीजिए 1 लाख रुपए, जिसमें से 80,000 60 डेज़ का ड्यू है, 10 लगा लीजिए 18,000 60 to 90 डेज़, और 2,000 90 डेज से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे करके एक एजिंग रिपोर्ट बनाई। इससे क्या पता चला कि भाई हमने ए लिमिटेड को 90 से 120 दिन पहले कोई 2,000 की सेल करी थी जिसका पैसा अभी तक नहीं आया है। हमने 60 to 90 डेज पहले 18,000 की ए लिमिटेड को कोई सेल करी थी जिसका पैसा नहीं आया है, और विद इन लास्ट 60 डेज हमने 80,000 की कोई सेल करी थी इसका पैसा नहीं आया है। ऐसे करके ना बहुत बड़ी बनती है। मतलब आप इसको फिर 120 to 360 भी बना सकते हो, 120 to 360, फिर ये ग्रेटर देन 360 भी बन जाता है ना। ऐसे करके मतलब वो जितना भी बने, ये 360 डेज, ठीक है। तो अब ऑडिटर ये एजिंग रिपोर्ट क्यों मंगवाता है, ऑडिटर ये एजिंग रिपोर्ट इसलिए मंगवाता है कि भाई देखो पहली चीज़ तो ये हमको हमेशा से बताया गया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स हैं या ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो हमको जनरली पैसा 1 साल के अंदर रिसीव हो जाता है ना। कुछ जगह बिजनेस का नेचर ऐसा हो सकता है कि भाई वो प्रोसेस ही पूरा 2-3 साल का है तो उसमें ज़्यादा पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली कोई नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है 1 साल के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 360 डेज हो गए और अभी तक पैसा नहीं आया, और आपने देखा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इन पीरियड्स में सेल भी नहीं हो रही उस पार्टी को और ये पुराना पैसा भी नहीं आ रहा है, तो अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि यार ये तो हो सकता है पैसा हमारा डूब गया है, अभी आएगा नहीं, तो क्या इसके लिए प्रोविज़न नहीं बनाना चाहिए। तो अब आप कंपनी से ये पूछो कि सर ये देखो मेरे हिसाब से ना, मैंने जो एजिंग रिपोर्ट देखी मेरे हिसाब से ये फलाना डेटर है जिसका बहुत पुराना पैसा ड्यू पड़ा है और इसको लास्ट के कुछ टाइम में आप सेल भी नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका प्रोविज़न बनना चाहिए। और अगर ये प्रोविज़न बना है, भाई आपके कहने पे बना या कंपनी ने खुद बना रखा है जो आपने फिर चेक कर लिया, इसको देखो कि क्या इसको उन्होंने सही से अकाउंटिंग इसकी करी है नहीं करी, और राइट ऑफ कर दिया है कि नहीं कर दिया। और जो भी अप्रूवल लेने थे, देखो कंपनीज में कुछ भी काम अंधाधुंध नहीं होता, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कर रहा है सारे काम, सारे एंट्रीज, हर तरह की एंट्रीज वो नहीं कर देता है। कुछ एंट्रीज होती हैं प्रोविजंस की, बहुत सारी एंट्रीज इनफैक्ट वो उस अकाउंटेंट को अपने सीनियर किसी बंदे से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब आप ये देखो कि ये जो राइट ऑफ करा है ये अप्रूव करा है कि नहीं करा किसी सीनियर बंदे ने, क्यों, अकाउंटेंट ने खुद राइट ऑफ कर दिया तो कंपनी का नुकसान हो रहा है ना। देखो अगर उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा तो कंपनी का नुकसान है। तो ऐसे कैसे एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय उसको राइट ऑफ कर सकता है, किसी सीनियर लेवल से आपको पूछना पड़ेगा ना भाई, आपको फिर ये भी तो डिसाइड करना है कि उस पार्टी के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन करनी है या नहीं। देखो जैसे ये रहा ऑब्टेन लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन, ये दोनों आपस में लिंक हो सकते हैं पॉइंट्स।
कि भाई जो भी डेटर्स आ रहे हैं उनमें कोई लिटिगेशन तो नहीं करनी, लिटिगेशन करनी है तो भाई लिटिगेशन करो, लिटिगेशन करी पैसा नहीं रिकवर हुआ, या फिर अगर लिटिगेशन ना करने का भी डिसीजन लिया है तो किसने लिया। तो ये सारे चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। तो मेरा वही फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस लॉजिकल सीक्वेंस को याद रखेंगे और इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचेंगे तो आपको ये पॉइंट्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कोई इक्का दुक्का पॉइंट आप भूलोगे, उसके अलावा आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप कन्फर्मेशन से रिलेटेड ना पूरी डिटेल लिख सकते हो, तो इसमें इन्होंने लिख दी ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेएबल्स में आईसीए की स्टडी मैट में उन्होंने खुद ही कन्फर्मेशन रिलेटेड पॉइंट्स लिख दिए। तो क्या क्या पॉइंट लिखे इन्होंने, भाई बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के क्रेडिटर्स डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो अब आप सबको कन्फर्मेशन भेजने की बजाय आप ऐसा करो ना, आप कुछ सैंपल उठा लो, कुछ तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ को इंक्लूड कर लो जिससे आपका मैक्सिमम अमाउंट कवर हो जाए, है ना, और कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ को भी कवर कर लो कि भाई कहीं वो कुछ उन्होंने मैनेजमेंट ने ऐसा करा हो कि छोटे छोटे अमाउंट्स में अपनी कुछ एरर कर ली हो, छोटी छोटी अमाउंट्स में कुछ रिसीवेबल्स बना के खुद पैसा निकाल रहे हो थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, उनको ये सोच के कि भाई ऑडिटर तो बड़े अमाउंट्स देखेगा, छोटे अमाउंट तो निकल जाएंगे, तो आप कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स भी देख लो। ठीक है, फिर आप एंटिटी मैनेजमेंट के पास जाओ और मैनेजमेंट को बोलो जी हम कन्फर्मेशन भेजने वाले हैं। मैनेजमेंट से क्यों पूछना है, पहली चीज़ तो ये जिस पार्टी को वो लोग माल बेच रहे हैं वो आपको थोड़ी ना जानता है, वो तो कंपनी से डील कर रहा है, वो तो कंपनी जब बोलेगी कि हाँ भाई तुम जवाब दे दो ऑडिटर का तभी मानेगा ना, वो तभी वो जवाब देगा ना। तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले मैनेजमेंट को बोलेगा जी हमको कुछ पार्टीज़ को कन्फर्मेशन भेजनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें टेक्निक बताओ कि आपने कैसे ये कैलकुलेशन करी है, आपने कैसे सैंपल निकाला, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उनसे डिस्कस करो कि भाई हम भेजना चाहते हैं, वो कहेंगे भेज दो तो ठीक है, अगर वो कहेंगे कि नहीं जी मत भेजो तो अब आप देखो कि वो क्यों मना कर रहे हैं, क्या उनका कुछ घपला है या फिर एक्चुअल में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है पार्टी से, जेन्युइन रीज़न है इस वजह से वो मना कर रहे हैं, तो आप उस रीज़न को इवैल्यूएट करो। ठीक है, उसके बाद आपने वो ऑब्वियसली वो जो भी कन्फर्मेशन आपने भेजनी है आपने एंटिटी से डिस्कस कर लिया, आप कन्फर्मेशंस बना के दे दो और एंटिटीज़ को बोल दो कि आप ये मेल कर दीजिए, और आप रिसीव अपने एड्रेस पे कर सकते हो, आप मेल भी अपनी तरफ से कर सकते हो, रिसीव भी अपने एड्रेस पे कर सकते हो एज एन ऑडिटर। ठीक है, कि एंटिटी कुछ भी गड़बड़ ना कर दे, और जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उस पूरी प्रोसेस को आपको ढंग से ओवरसी करना है ना। कन्फर्मेशन भेजते टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव भेजें नेगेटिव भेजें, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। भाई पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या होती है, आप लिख सकते हो पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या हो सकती है कि भाई आपने उसको बोल दिया कि सर आप बताओ कि आपने इस एंटिटी को, जिस एंटिटी की हम ऑडिट कर रहे हैं उसको कितना पैसा देना है ना। दूसरी कन्फर्मेशन कौन सी होती है कि आप लिख के दे दो जी आप इनकी बुक्स में इतना ड्यू आ रहा है, आप बताओ कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो आप कन्फर्मेशन की लैंग्वेज ऑडिटर खुद डिसाइड कर सकता है, हर ट्रेड रिसीवेबल के लिए अलग अलग भी डिसाइड कर सकता है। अच्छा, वो कन्फर्मेशन आ गई, जहाँ मैच कर गई ठीक है, जहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करो, उनको बोलो जी आप ये जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं इनको इन्वेस्टिगेट करो। अगर रिप्लाई नहीं आया, देखो ये पूरी कन्फर्मेशन की प्रोसेस जो है ना, ये कन्फर्मेशन वाला जो एस्से है उसमें हम लोग कवर करेंगे, अभी मैं एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर रिप्लाई नहीं आया तो अब आप देखो कि आप क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर सकते हो। ऑल्टरनेट प्रोसीजर पता है जनरली क्या होती है, ये जो आपका लॉजिकल सीक्वेंस बनाई है ना वो ऐसे ही देखते हैं, इसी फॉर्मूला को लगाते हैं, थोड़ा और डिटेल में लगा के उसको ऑल्टरनेट प्रोसीजर को करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया हो। ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेएबल्स यार बहुत, मैं बताऊं बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ पॉइंट्स कम ही होंगे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स कर लिया ना, ट्रेड पेएबल्स बस एक बार रीड कर लेना। बस इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, जैसे बोरोइंग्स के साथ में जब हमने लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स वाला किया था तो उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था, इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। एक तो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी वाला ही, और दूसरा एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सेल्स। भाई आपने कोई सेल करनी है उसके लिए कुछ एडवांस आ गया आपके पास, तो वो भी तो आपकी करंट लाइबिलिटी है ना। ट्रेड पेएबल एग्जैक्टली नहीं है, ट्रेड पेएबल तो होता है कि आपने माल खरीदा और आपका अभी पेमेंट ड्यू बाकी है करना, लेकिन अगर कोई आपने किसी को माल बेचना है, आपने एडवांस में ले लिया, क्रेडिट सेल नहीं एडवांस में पैसा ले लिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है ना जब तक आप उसको माल नहीं बेच सकते हो, है ना।
तो ऑडिटर चेक करेगा कि भाई ये जो जितने भी एडवांस मिले हुए हैं उनके बदले क्या हमने माल भेज दिया है, और ये देखो कि भाई किस किस से आया और उसको माल भेजा भी है या नहीं। फिर एजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाई कितना पुराना एडवांस आया हुआ पड़ा है, क्यों पड़ा है ये, आपने माल क्यों नहीं भेजा अभी तक, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आया है पैसा, है ना। तो ये सब इंक्वायरी आप इसमें कर सकते हो। देखो अगर एक बार मैं इन पॉइंट्स को भी रीड कर देता हूँ कि भाई ऑब्टेन कस्टमर वाइज लिस्टिंग एजिंग के साथ। एजिंग के साथ क्यों भाई, किस कस्टमर से कितना एडवांस आया हुआ है, कस्टमर से एडवांस आएगा ना भाई। सेल करनी है तो सेल आप जिसको किसको करते हो, कस्टमर को ना, तो कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर गया, है ना। तो कस्टमर वाइज लिस्टिंग ले लो और एजिंग देख लो कि भाई कितने टाइम पहले एडवांस आ गया था, अभी तक एडजस्ट क्यों नहीं हुआ है। जितने भी एडवांसेस 6 महीने से ज़्यादा के उनको वेरीफाई करो, भाई क्यों 6 महीने से ज़्यादा है। मैनेजमेंट से पूछो कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा, डिस्क्लोजर डालना होता है ना, कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है ना। जब हम एक्सपर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को रीड करते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट में भी जाकर चेक में भी से भी लिंकिंग है इसकी, ठीक है। गोइंग कंसर्न भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम ये देख सकते हैं ना कि भाई कोई इस बात का डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा कि आपने एडवांस ले लिया, आपने अभी तक माल नहीं भेजा और अब एडवांस भी नहीं दे रहे हो आप। कोई एडिशनल लाइबिलिटी, वही अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, लिटिगेशन चल रहा था, उसकी वजह से हो सकता है कोई एडिशनल लाइबिलिटी आ गई, तो एडिशनल लाइबिलिटी और अंडरलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस आया आपने उसको क्या डॉक्यूमेंट बना के दिया, पेंडिंग है तो क्या आपकी कोई कम्युनिकेशन हो रही है कस्टमर के साथ कि क्यों पेंडिंग, मतलब क्यों अभी तक माल नहीं गया है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोग चेक कर सकते हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज में तो वही पॉइंट है, रीजनेबिलिटी चेक कर लो परसेंटेज लगा के, कोई वेरिएंस है तो वो देख लो, उसको इन्वेस्टिगेट कर लो, और जो भी अगर पेमेंट कर दी है, डिपॉजिट करवा दिया, तो उसके जो डिपॉजिट चलान्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। देखो मैं एक आइटम ट्रेड रिसीवेबल पूरा डिटेल में कराया, ट्रेड पेएबल्स को थोड़ा फटाफट करा दिया 2 मिनट में ही। सेम मैंने उसमें करा था, क्यों, क्योंकि आप ट्रेड रिसीवेबल्स को याद करके अब इस ट्रेड पेएबल्स को जब आप खुद सोचोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन होगा। खुद नहीं भी सोचोगे तो आपके पास पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, समझ आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी मेरी एडवाइस है, अभी आप लोगों के पास फिर भी इतना टाइम है कि आप बुक खोल के एक बार इन पॉइंट्स को टिक कर सकते हो। फटाफट टिक करना है, जो पॉइंट कवर हो गए इस लिस्ट में उनको टिक करना है, जो बच गया वो यहीं डाल लो। इसलिए मैं ये एक्सेल एडिटेबल फॉर्मेट में दे रहा हूँ कि आप इसी में डाउनलोड करके इसी में ऐड लेस कर सकते हो, है ना। और उसके बाद आप अपना बुक बंद करें, आंखें बंद करें और ये पूरा का पूरा अपने मन में रिवाइज कर लें। डिस्क्लोजर्स के बारे में बता दूं कि जो डिस्क्लोजर्स हैं हर आइटम के, वो डिस्क्लोजर्स के लिए मैं एक ही क्लास बना दूंगा, सारे डिस्क्लोजर्स को लिंकिंग बिठा के कि याद हो जाए सारे, ठीक है। वो सारे इकट्ठे करा दूंगा, अलग अलग कराने से तो वो एडिशनल बर्डन पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में और आइटम्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।